कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रात को 8 बज रहे थे। रावत मेंशन में गेस्ट आने शुरू हो चुके थे। परिधि की पूरी फैमिली भी आ चुकी थी। अगस्त से अपने रूम में तैयार हो रहा था कि कुणाल, ऋचा, रजत अंदर आते हुए बोले, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब, आज तो आप जच रहे हो, क्या बात है? अगस्त से अपना जैकेट बंद करते हुए बोला, बहुत जल्दी नहीं आ गए तुम लोग? मुझे तो लगा आराम से आने वाले हो, लेकिन नहीं, इतनी जल्दी क्या बात है? ऋचा बोली, हाँ मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था, तो मैंने तो बोला कुणाल से थोड़ा लेट चलते हैं, लेकिन इसे ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी इतना जल्दी करने की। कुणाल बोला, यार तुम हर बार मुझे ही क्यों फंसाती हो? अगस्त, मैं बोल रहा हूँ शादी मतलब बर्बादी। यार पहले पहले तुम्हें लगेगा इससे खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तुम्हें लगने लगेगा आखिर तुमने ये शादी क्यों किया। ऋचा बोली, अच्छा तो तुम्हें भी अब ऐसा लग रहा होगा, है ना? लेकिन हकीकत तो ये है कि मैं खुद थक गई हूँ, और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो एक काम करते हैं। रजत बोला, स्टॉप इट यार, कुछ भी मत बोलो तुम दोनों, समझे? और तुम दोनों यहाँ बर्थडे मनाने आए हो या फिर अपना ये फालतू का झगड़ा करने के लिए? अगस्त ने दोनों को देखा, फिर ऋचा को देखते हुए बोला, खुद किस्मत हो तुम दोनों की, साथ में लड़ने का मौका मिल रहा है, उसे एंजॉय करो, वरना वक्त कभी किसी का नहीं होता और ना ही हर किसी को एक दूसरे का साथ नसीब होता है। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले ध्यान देना और मेरी बातों को एक बार ज़रूर सोचना। अब चलो, वरना मिस्टर रावत का फरमान आ जाएगा कि अभी तक आए क्यों नहीं। परिधि अंदर आते हुए बोली, अगस्त से अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? नीचे सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। बाकी सब ने उसे देखा तो साइड हट गए। परिधि उसके गले लगते हुए बोली, क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। ऋचा बोली, हमें भी अभी पता चला, बोलते हुए सबके साथ बाहर निकल गई। अब रूम में बस अगस्त से और परिधि ही थे। अगस्त से उसे खुद से दूर करते हुए बोला, हमें भी अब बाहर जाना चाहिए, सब वेट कर रहे होंगे। परिधि उसके गले में हाथ डालते हुए उसे कुछ देर तक देखने के बाद बोली, शादी के बाद भी ऐसे ही करने वाले हो? सब पूछ रहे थे कि हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं। अगस्त से उसका हाथ हटाते हुए बोला, कहीं नहीं, और फालतू के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि मैं ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ। परिधि बोली, मतलब क्या गजब है यार उस लड़की का, सच में प्यार इंसान को क्या से क्या बना देता है ना? मतलब उसने तुमसे प्यार भी नहीं किया और तुम अपनी हालत देखो, किसी से प्यार करने लायक भी नहीं छोड़ा। अगस्त से बोला, हो गया तुम्हारा, तो मैं जा रहा हूँ, आ जाना। परिधि बोली, एक सेकेंड, और उसके सामने आते हुए बोली, ऐसी भी क्या बात है उसमें जो तुम उसके सिवा किसी की तरफ देखना भी गवारा नहीं? अगस्त ने एक नज़र उसे देखा और बाहर निकल गया। नीचे आया तो शहर के सभी बड़े बड़े नाम आज उसके घर पर दिख रहे थे। आज शायद वो उतने लोगों को पहली बार देख रहा था, या शायद इससे पहले उसने इन सब चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज लग रहा था सच में वो किसी रईस के घर पैदा हुआ है। सभी लोग बारी बारी आकर उससे मिल रहे थे, बर्थडे विश कर रहे थे, और वो भी सबसे नॉर्मल ही हाय हेलो बोले जा रहा था। परिधि आकर अनामिका जी से बातें करने लगी, लेकिन उसका पूरा ध्यान इस समय भी अगस्त पर ही था। वो आज इतना स्मार्ट जो लग रहा था, जो उसे एक बार देखे बस देखता ही रह जाए। कुछ देर बाद केक कट करने की बारी आई तो अधिराज उसे अपने पास बुलाते हुए वेटर को इशारा किए, तो वेटर केक बीच में रखकर चला गया। बाकी सब लोग भी उसके केक काटने का इंतजार करने लगे। अनामिका अगस्त के पास आते हुए बोली, अगस्त चलो केक कट करो। अगस्त ने बीच में आकर चाकू उठाया, तब तक पूरे हाल की लाइट अचानक से चली गई। अधिराज बोले, सॉरी एवरीवन, बस 2 सेकेंड। 5 मिनट बाद अचानक से लाइट आ गई और उसके साथ ही केक भी कट हो चुका था। अधिराज और बाकी सब लोग अब अगस्त को देख रहे थे। अंधेरे में इसने केक कट कर दिया। रजत ताली बजाते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब सबको कहना पड़ा हैप्पी बर्थडे। अधिराज ने गुस्से से उसे देखा, लेकिन उतने मेहमानों के बीच वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। अगस्त से एक्सक्यूज मी बोलकर जल्दी से अपने रूम में चला गया और खुद को शीशे में देखा तो उसके चेहरे पर हल्का सा केक लगा हुआ था। कोट के जेब से पर्ची निकाल कर देखा तो लिखा हुआ था, कुछ देर पहले ही याद आया तुम्हारा बर्थडे है, और मिस्टर रावत के सामने अगर मैं तुम्हें बर्थडे विश करती तो तुम सोच भी नहीं सकते वो क्या करते, और मैं फालतू में किसी की बेइज्जती तो बिल्कुल नहीं करना चाहती, इसलिए ऐसे आना पड़ा। जानती हूँ गुस्सा हो, आई थिंक होना भी चाहिए, बट कोई नहीं, बस बर्थडे ही विश करना था, बाकी कुछ भी नहीं। तो ज़्यादा गुस्सा मत करना, गुस्से में तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो।
इसलिए जस्ट कूल डाउन। कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी होता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और मुझे पता नहीं। लास्ट बार हैप्पी बर्थडे, सब कुछ भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अगस्त से पर्ची फाड़ कर डस्टबिन में फेंकते हुए बोला, अब सब कुछ खत्म है मिस सानवी शर्मा, और तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से मैं सब कुछ भूल जाऊंगा? तो बिल्कुल सही समझा। तुम मेरी लाइफ से 3 साल पहले ही जा चुकी हो, इसलिए इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं। और प्यार, वो तो तुमने मेरा मजाक बना दिया, लेकिन अब नहीं। अब मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि तुम्हारे जीने और मरने से भी नहीं। सानवी कैफे के बाहर बैठी उसे देख रही थी। जो लोग सबूत के तौर पर उसे मिले हैं सब शहर छोड़कर भाग चुके हैं। मतलब अभी इतना जल्दी उनका पकड़ाना है, मतलब इम्पॉसिबल है। उस पर से शीतल जी का फोन, उसे 3 दिन बाद घर पर बुलाया है। 4 दिन बाद अगस्त की शादी, इतने सारे पेंडिंग केस, सब कुछ उलझा हुआ सा लग रहा था। जतिन उसके बगल में बैठते हुए बोला, आ गई? सानवी बोली, यार कहीं तुमने मेरे सर में जीपीएस तो नहीं लगाया है? मतलब हद होती है, जो बातें मुझे पता नहीं होती वो बातें तुम्हें पता चल जाती है। आखिर चल क्या रहा है ये सब इतने बड़े अंतर्यामी, वो भी मेरे बगल में? कहीं ये कोई चमत्कार तो नहीं? जतिन उसे देखते हुए बोला, यकीन करो खुद पर, फिर देखो चीज़ें अपने आप ही कितनी आसान हो जाती हैं। सानवी बोली, बिल्कुल यकीन है मुझे खुद पर, इसलिए तो आज यहाँ पर बैठी हुई हूँ, सब कुछ हिसाब कर रही हूँ। जतिन बोला, तो वहां जाकर उसे बर्थडे विश क्यों किया जब इतना यकीन था खुद पर? तो सानवी सामने देखते हुए बोली, बहुत कुछ किया है यार उसने मेरे लिए, जिसको मैं किसी को बताकर या खुद भी याद करके उसका इम्पोर्टेंट कम नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहे, क्योंकि हमारे ना तो रास्ते एक हैं और ना ही मंजिल। और जब इंसान को दोनों का पता ना मालूम हो तो वो अक्सर भटक जाता है। लेकिन अगर फिर भी सबसे लड़ झगड़ कर एक रास्ता बना भी लिया तो भी सब कुछ बिखर जाएगा, और फिर उसमें ना तो वो सुकून से रह पाएगा और ना मैं और ना ही फैमिली। इससे बेहतर है सब कुछ जैसे चल रहा है चलने दो। जतिन अभी भी उसे वैसे ही देख रहा था तो सानवी उठते हुए बोली, चलो, और इस केस में जितने भी बंदे हैं मुझे कल चाहिए। 2 दिन में ये केस सॉल्व करो, मुझे कुछ दिन के लिए घर निकलना है। जतिन बोला, इतना पेशेंस कहाँ से लाती हो यार, और सबको दिखाती हो जैसे उस बात से तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब आज के लोग जहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए दुनिया से लड़ जाते हैं, और एक तुम हो जो सब कुछ गंवाने की बात कर रही हो। ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं होने वाला। सानवी अपना गॉगल लगाते हुए बोली, मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें दान देने का शौक है, कल मिलती हूँ, गुड नाइट बोलकर अपने क्वार्टर के लिए निकल गई। दूसरे दिन से अगस्त और प्रधी की शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। ना चाहते हुए भी ऋचा, कुणाल और रजत अगस्त के साथ थे। रजत के कितना कहने पर नेहा शादी के दिन आने वाली थी। सानवी अपनी केस में बिजी थी, या शायद खुद को जानबूझकर अपने बिजी रखा हुआ था। ताऊजी और बाकी सब ने मिलकर उसके लिए भी लड़का देख लिया था, जो कि एक आईएएस के पद पर तैनात था। सारी बातें हो चुकी थी, अब बस लास्ट में जाकर बाकी की उसे फॉर्मेलिटी करना था। रात को 10 बज रहे थे और वो अभी भी ऑफिस में बैठी अपनी फाइल देख रही थी। जतिन अंदर आते हुए बोला, सानवी घर नहीं जाना क्या? आंटी के कितने सारे फ़ोन आ चुके हैं, तुमने उनका फ़ोन क्यों नहीं उठाया? सानवी बोली, वो शायद काम की वजह से मैंने देखा नहीं, बोलते हुए दूसरी फाइल देखने लगी। जतिन बोला, ये सब काम रोज़ होता रहेगा, तुम्हें अब घर जाकर आराम करना चाहिए। सानवी बोली, नहीं यार, बस लास्ट बचा है, कंस्ट्रक्शन की सारी फाइल आगे दिल्ली भेजनी है, बस वही कर रही हूँ, उसके बाद चली जाऊँगी, तुम जाओ। जतिन बोला, आर यू श्योर तुम घर जा रही हो और ये लास्ट फाइल है? सानवी बोली, तुम जाओ, 10 मिनट में मैं निकल जाऊँगी। जतिन, ओके, अपना ध्यान रखना बोलकर निकल गया। सानवी को सारा काम खत्म करने में अच्छा खासा टाइम हो चुका था। अब उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे, तो जल्दी से बाहर निकल गई, गाड़ी में बैठी और घर के लिए निकल गई। अगस्त से अपने रूम में इधर से उधर टहल रहा था। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। क्या सच में उसकी शादी हो जाएगी और सानवी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? वो सोच सोच कर परेशान था। कहाँ तो उसने सोचा था कि उसकी शादी के बारे में सुनकर क्या पता सानवी अपनी फीलिंग एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अब तो उसे दूर दूर तक उम्मीद नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और जब उसने नशे में अपनी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं किया तो पूरे होश में तो इम्पॉसिबल है। और अब उसके घर वाले भी उसके खिलाफ हैं, और सबसे ज़्यादा उसके डैड। पता नहीं दोनों में क्या चल रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा। ना सानवी उसे कुछ बता रही थी और अपने डैड से पूछने से उसे कोई फ़ायदा नहीं था। सोचते हुए आकर सोफे पर बैठ गया। बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला।
सुबह एक बार फिर से सब लोग रस्मों में बिजी हो गए, लेकिन अगस्त इमरजेंसी बोल हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सुबह 10 बजे सानवी उठकर बाहर आई तो नेहा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए बोली, क्या बात है, इतना लेट रात को ऐसा क्या काम कर रही थी कि इतना लेट उठ रही हो? सानवी आकर बैठते हुए बोली, तू कब आई? नेहा बोली, अभी कुछ देर पहले। वो 2 दिन बाद अगस्त की शादी है तो रजत की जिद की वजह से आना पड़ा। अगस्त ने भी मम्मी पापा को कॉल करके आने को बोला तो फिर मैंने सोचा ठीक है, इसी बहाने 2 दिन तेरे साथ रह लूँगी। सानवी बोली, ठीक है, बोलते हुए जूस पीने लगी। नेहा बोली, वैसे मैं तो बोल रही थी तुझे भी चलना चाहिए। सानवी बोली, नहीं, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं इन फालतू के कामों के अलावा। तू बैठ, मैं आती हूँ, बोलकर अपने रूम में तैयार होने चली गई। नेहा बैठते हुए खुद से बोली, तू कब समझेगी यार अपनी फीलिंग, कहीं तेरे समझने में सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। कुछ देर में सानवी तैयार होकर वापस नीचे आई और थोड़ा बहुत नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गई और नेहा रजत के साथ शॉपिंग के लिए चली गई। रजत नेहा को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है सानवी कुछ करेगी या फिर रजत की शादी ऐसे ही होने देगी? नेहा बोली, पता नहीं, उसका कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। रजत बोला, छोड़ो, जाने दो, अब हम उन दोनों के लिए कुछ नहीं कर सकते। नेहा बोली, मुझे भी यही लगता है, अब जो करना है भगवान ही कर सकते हैं, बाकी उनके अलावा अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। शाम तक दोनों ने शॉपिंग किया, मूवी देखे और फिर रात तक घूम फिर कर वापस से रजत उसे सानवी के यहाँ छोड़कर अपने घर चला गया। रात को 10 बज रहे थे लेकिन सानवी का अभी तक कोई पता नहीं था। नेहा ने उसे 2-3 बार कॉल किया लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बोल रहा था तो थक हार कर उसने जतिन को कॉल किया तो पता चला वो तो 2 घंटे पहले ही निकल चुकी है। नेहा हाल में टहलते हुए सोच रही थी, जब वो 2 घंटे पहले ही निकल चुकी है तो अभी तक कहाँ रह गई? उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, कहीं किसी प्रॉब्लम में ना हो, ये लड़की भी ना। कुछ देर बाद सानवी अंदर आई तो नेहा उसे घूरते हुए बोली, ये क्या है, टाइम नहीं दिख रहा तुझे? मतलब कोई नहीं है तो जो तेरी मर्जी वही करना है? मतलब हद होती है यार किसी चीज़ की। तुम्हें समझ भी आ रहा है तू क्या कर रही है? सानवी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ काम था। नेहा बोली, दिख रहा है मुझे और शायद तुझे भी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर प्रॉब्लम क्या है। सानवी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोली, 10 मिनट में आ रही हूँ और सीधे अपने रूम में चली गई। नेहा आकर वापस से डाइनिंग टेबल पर बैठकर सोचने लगी आखिर क्या किया जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ देर बाद सानवी आकर एक चेयर पर बैठते हुए बोली, तुझे सो जाना चाहिए, मुझे कभी कभी लेट हो जाता है। नेहा बोली, मैंने कॉल किया था और वहाँ से पता चला तू 2 घंटे पहले ही निकल चुकी है, तो फिर अभी तक कहाँ थी, क्या मैं जान सकती हूँ? सानवी बोली, रास्ते में कुछ काम था, वही कर रही थी। तू बता, तेरी शॉपिंग हो गई? मतलब रजत के साथ गई थी ना, तो सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नेहा बोली, मेरा तो सब ठीक था, लेकिन तुमने शादी के लिए हाँ बोल दिया इतनी जल्दी, लड़के से मिली भी नहीं और इतना जल्दी हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सच में तू तैयार है इन सब चीज़ों के लिए? सानवी बोली, फ़ोन पर बात हुई थी, बात करने में अच्छा है, और फिर इतने बड़े पद पर है और सब ने अपने अपने हिसाब से देख लिया है तो फिर ठीक ही होगा, और शादी तो करनी है ना, तो फिर ठीक है, कर लेती हूँ, फालतू का बवाल ख़त्म हो जाएगा। नेहा बोली, तू अपना बता, तुझे पसंद है या सिर्फ सबकी पसंद की वजह से सब कर रही है? सानवी बोली, ठीक है यार। नेहा बोली, बस ठीक है, इसका क्या मतलब? सानवी बोली, यार हद होती है तेरे सवाल का, अब मैं जब उससे मिली ही नहीं हूँ तो फिर यही जवाब दूंगी ना, या फिर बिना देखे मुझे उससे प्यार हो जाएगा? नेहा बोली, वैसे तुझे हो भी सकता है। सानवी बोली, कुछ ज़्यादा ही दिमाग चल रहा है, 15 दिन बाद शादी है तेरी, उसमें दिमाग लगा, मुझ में नहीं। नेहा बोली, वो तो मैं लगा लूँगी, लेकिन आजकल बहुत सारी बातें हैं जो तू मुझसे छुपाने लगी है, जबकि हम दोनों में डील हुआ था कोई भी अपनी लाइफ का कुछ भी नहीं छुपाएगा। सानवी बोली, और मैंने तुझसे क्या छुपाया ज़रा बता दो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मैंने तुझसे कुछ भी नहीं छुपाया है, जो है सबके सामने है। नेहा बोली, ठीक है, वो तो कल बताऊंगी, आज सो जा, कल बात करेंगे। सानवी ने एक नज़र उसे देखा, फिर गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली गई। दूसरे दिन शाम को अगस्त की हल्दी थी, जिसमें रजत नेहा को चलने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो दोनों तरफ फंसी हुई थी, एक तरफ सानवी और दूसरी तरफ रजत। सानवी तैयार होकर नीचे आई तो नेहा हाल में इधर उधर चक्कर काट रही थी। सानवी बोली, क्या हुआ, सुबह सुबह इतना क्यों घूम रही है? नेहा बोली, वो आज अगस्त की हल्दी है और रजत चाहता है मैं भी उसे ज्वाइन करूं। सानवी बोली, तो प्रॉब्लम क्या है, जाओ एंजॉय करो, बोलते हुए आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। नेहा बोली, और तुम? सानवी अब हंसते हुए बोली, मतलब गजब है यार, मैं अपना काम करूंगी और क्या करूंगी, अब शादी उसकी है, जाना तुम्हें है तो मैं उसमें क्या करूंगी,
और वैसे भी तुम जानती हो ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं, और कल मुझे घर जाना है तो तुम आराम से रहना, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेहा बोली, कल घर क्यों? सानवी वैसे ही बोली, अब सबकी बैंड बज रही है तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी तो बजवाना पड़ेगा ना, वरना हमारा ये सो कॉल्ड समाज और दुनिया क्या कहेगी कि लड़की की अभी तक शादी क्यों नहीं हुई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, और भी 10 बातें, इसलिए तू आराम से आ जाना। बाहर से गार्ड अंदर आते हुए बोला, मैम बाहर कोई आया है। सानवी बोली, अंदर भेज दो, तो वो बाहर चला गया। कुछ देर बाद अगत से अंदर आते हुए बोला, हर हर महादेव कलेक्टर साहिबा, कहीं मैं लेट तो नहीं? मैंने सोचा आप इतने बड़े पद पर हैं तो क्यों ना हमारी सारी पीछे की बातों को भूल कर एक नई शुरुआत किया जाए, और आप तो वैसे भी पुरानी चीज़ें अक्सर सुबह होते ही भूल जाती हैं। सानवी ने नेहा को देखा जो अगत्स को देख रही थी, तो फिर अगत्स के तरफ देखते हुए सोचने लगी कि वो जानबूझकर उसे ताने दे रहा है। नेहा दोनों को देखते हुए बोली, तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ, बोल किचन में चली गई। अगत्स कार्ड उसके तरफ बढ़ाते हुए बोला, शादी का कार्ड है, आइएगा ज़रूर, आप आएंगी तो हम सबको अच्छा लगेगा। सानवी ने कार्ड लिया और बिना देखे उसे रखते हुए आकर बैठ गई। अगत्स उसे देख रहा था, लेकिन जब काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला तो सानवी उसे देखते हुए बोली, मैंने आपकी शादी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं आपकी शादी में आ गई तो शायद आप शादी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखिए। क्यों फालतू में हंगामा करना चाहते हैं, और बाद में इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर ही आएगा कि मैंने आपके यहाँ की शांति भंग कर दिया। अगत्स बोला, तो आजमा कर देख लीजिए, क्या पता आपका भ्रम टूट जाए। सानवी बोली, चलिए ठीक है, अब आपने इतने प्यार से बुलाया है तो फिर इसे भी देख ही लिया जाएगा। सानवी का फ़ोन बजा तो अगत्स को वहीं छोड़कर अपना फ़ोन उठाते हुए थोड़ी दूर हट कर बोली, पापा ठीक है, आ जाऊंगी, आप सारी तैयारियां कर लीजिए। हाँ आप सब ने देखा है ना, तो ठीक ही होगा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। हाँ भाई को भेज देना, ओके बाय बोलकर फ़ोन रख दिया और वापस से आकर शांति से डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। अगत से उसे देखे जा रहा था, लेकिन उसने अब कुछ नहीं बोला। नेहा ने आकर 2 कप चाय रखा तो सानवी उठाते हुए बोली, मुझे लेट हो रहा है, तुम आराम से पी लो और मेहमान की भी खातिरदारी कर दो। अगत से उसे देखते हुए बोला, आज मेरी हल्दी है, आप नहीं आएंगी? सानवी उसे देखते हुए बोली, 1 सेकेंड, और किचन में चली गई। अगत्य को कुछ समझ नहीं आया, वो ऐसे अचानक कहाँ चली गई। नेहा भी बारी बारी से दोनों को देखे जा रही थी और शायद समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर दोनों में चल क्या रहा है, और वो अभी कुछ पूछती या बोलती उसके पहले ही सानवी अपने हाथ में हल्दी लेकर उसके दोनों गाल पर लगाते हुए बोली, हैप्पी हल्दी, जस्ट इंजॉय, अब मैं चलती हूँ। अगत्य से या फिर नेहा कुछ बोलते उसके पहले ही वो बाहर निकल गई। नेहा खींचते हुए बोली, ये क्या था यार, तुम दोनों का मजाक बना रखा है हर चीज़ को, और नाश्ता भी नहीं किया उसने। अगत्य ने अपने गाल पर हाथ रखा तो सानवी ने उसके दोनों गाल पर अच्छी खासी हल्दी लगा दिया था। अगत्य अब स्माइल करते हुए बाहर चला गया। नेहा वहीं चेयर पर बैठते हुए बोली, दोनों के दोनों पागल हो चुके हैं और अब कुछ दिन में बाकी सबको भी कर देंगे। सानवी आकर बाहर अपनी गाड़ी में बैठी और अपने ऑफिस के लिए निकल गई। इस समय उसकी हार्ट बीट 120 के स्पीड में चल रही थी। इतने देर तक उसने खुद को कैसे कंट्रोल किया ये सिर्फ वही बता सकती थी। गाड़ी में उसने सर सीट से लगाकर आंखें बंद कर लिया। वो फिलहाल के लिए अभी कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी, फिर भी उसके दिमाग में बार बार अभी अभी जो कुछ भी हुआ वही सब कुछ आ रहा था। कुछ देर बाद ड्राइवर गाड़ी रोकते हुए बोला, मैम ऑफिस आ गया। सानवी उठते हुए बाहर आ गई तो ऑफिस के बाहर कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे, जिसे इग्नोर करके वो आगे बढ़ गई। अंदर आई तो अंदर चेयर पर अधिराज बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे। सानवी ने उन्हें यहाँ देखा तो कुछ देर के लिए ठहर गई, फिर आगे बढ़ी तो वो उसके सामने आते हुए बोले, 2 दिन बाद मेरे बेटे डॉक्टर अगत्य रावत की शादी है और आप यहाँ की इंचार्ज हैं, इसलिए पूरी पुलिस फोर्स को मेरे तरफ से निमंत्रण है, आप लोग भी आइएगा ज़रूर। सानवी ने बक्सी को इशारा किया तो वो आकर मिठाई उनके हाथ से ले लिए। अधिराज 1 पीस काजू कतली उठाते हुए बोले, मुंह मीठा कीजिए कलेक्टर साहिबा, सब आपकी मेहरबानी से हो रहा है। सानवी अपना हाथ उनके सामने करते हुए आराम से बोली, पहले तो मैं किसी को उंगली नहीं करती, लेकिन अगर गलती से भी किसी ने कर दिया तो फिर सानवी शर्मा उसे छोड़ती भी नहीं, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। फिर भी मैं आपकी ये मिठाई जब चाहूँ तब खा लूँ, क्योंकि आज भी उसे बस मेरे एक हाँ का इंतज़ार है। और सुबह सुबह आपके बेटे डॉक्टर अगत्य रावत ने आकर मुझे अपनी शादी का निमंत्रण दे दिया है और मैंने उन्हें हल्दी लगाकर उनका शुभ काम का आरंभ भी कर दिया है।
यकीन नहीं तो देखिए, अभी भी हल्दी मेरे हाथ में लगी हुई है। अधिराज ने उसका हाथ देखा तो मिठाई वहीं डस्टबिन में फेंकते हुए बोले, हल्दी लगाने में और शादी करने में फ़र्क होता है, और मेरे जीते जी तो ये कभी नहीं होगा, ये वादा है मेरा तुमसे और तुम्हारे पूरे शर्मा परिवार से। और अगर आगे कुछ भी तुमने किया तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा अरविंद को याद दिलाने में कि उसकी बेटी यहाँ क्या कर रही है। सानवी हाथ जोड़ते हुए बोली, क्या बात है, आप तो सीधे धमकी पर आ गए, जबकि ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ना तो मुझे धमकी पसंद है और ना धमकी देने वाले बंदे। वो तो उम्र का फासला है, वरना आप सोच भी नहीं सकते वहाँ तक जाने की औकात रखती हूँ मैं। और आप अरविंद से बोलो या फिर पूरे प्रयागराज से, डरती तो सानवी किसी के बाप से भी नहीं है। अगर पापा का ख्याल नहीं होता ना तो देखते आप, आपकी अकड़ और धमकी की जो धज्जियाँ उड़ती ना, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते मैं आपके बेटे की शादी में जाऊं या न जाऊं, लेकिन शगुन जरूर चाहेगा। अधिराज अब उसे घूरते हुए बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद सानवी अंदर चली आई। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत कर लिया। दिन भर आज वो काम में बिजी थी। शाम को सबने मिलकर अगस्त का धूमधाम से हल्दी किया। अगस्त भी सबके साथ रस्म कर रहा था। उसे सबके साथ देखकर परिधि और दोनों फैमिली खुश थे कि देर से ही सही, लेकिन शायद वो अब इस रिश्ते को शायद स्वीकार रहा है। सबके लिए फिलहाल यही बहुत था। आज सब लोग सुबह से ही होटल रिव्यू में जा चुके थे। कुछ लोग जो बचे थे वो भी निकल रहे थे। होटल के अगल बगल पहले से ही सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी। किसी को भी बिना आईडी के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। हर इंसान सिक्योरिटी चेक के बाद ही अंदर जा रहा था। अगस्त से अपने होटल के रूम में चक्कर लगा रहा था। सुबह से न जाने कितनी ही बार कितने सारे भगवान को उसने याद कर लिया था। घबराहट से उसके हाथ पैर कांप रहे थे, गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। आज उसकी लाइफ क्या सच में चेंज हो जाएगी? नहीं, वो परिधि के साथ अपनी लाइफ जीने की सोच भी कैसे सकता है? क्या वो बस एक लास्ट कोशिश नहीं कर सकता है? क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। पीछे की सारी बातों को भूल कर बस एक लास्ट कोशिश। रजत उसकी शेरवानी लेकर अंदर आते हुए बोला, भाई एक बार इसे चेक कर ले, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे। आंटी ने बोला है वो फिटिंग करवा देंगी, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगस्त से उसके हाथ से शेरवानी लेकर बेड पर फेंकते हुए बोला, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन? तुझे सब कुछ पता है, फिर भी तू मुझे शेरवानी दिखा रहा है। रजत बोला, देख भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, और सानवी ने अभी भी तुमसे कुछ नहीं बोला, तो वो सब छोड़ और चुपचाप शादी कर ले और खुशी खुशी अपनी लाइफ में आगे बढ़कर उसे दिखा दे कि वो तेरे लाइफ में अकेली नहीं है, और भी बहुत है तेरी लाइफ में, और उनके साथ खुश नहीं तू बहुत खुश रहेगा, और इतना ही नहीं, 1 साल बाद तू पापा बनकर भी दिखाएगा। अगस्त से उसे घूरते हुए बोला, कुछ भी बकवास मत कर, मैंने आज तक उसके अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, और ये पापा कहाँ से आ गया? रजत बोला, यही यही तो तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तूने उसे इतनी इज्जत दी और उसने तुझे एक झटके में कहाँ से कहाँ ला दिया। यार कभी तो किसी और के बारे में सोचा होता तो तुम्हें शायद ये दिन ना देखने पड़ते, और तेरी लाइफ में इस समय एकदम मज़े से कट रही होती। और मैंने सुना है वो आज अपने घर जा रही है, शायद उसकी भी शादी की बात चल रही है, और उसने तो बिना कुछ सोचे समझे हाँ भी बोल दिया है। अगस्त से बोला, वाट, ये क्या बोल रहे हो तुम? रजत बोला, ठीक है तो मत करो यकीन, जब शादी करके अपने हस्बैंड को तुमसे मिलवाएगी तब करना यकीन, मुझे क्या है। अगस्त से बोला, मुझे मिलना है उससे अभी इसी वक्त, तू यहाँ का सब कुछ संभाल लेना, मैं कुछ देर में आ जाऊँगा। रजत बोला, अगस्त पागल हो गया है क्या भाई? अब कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का, और वो तो कभी नहीं मानेगी। अगस्त से बोला, बस लास्ट समझ कर जा रहा हूँ, तब तक तू संभाल लेना। बोलते हुए बालकनी से पाइप के सहारे लटक गया। रजत बोला, ये क्या है, और ये कहाँ से सीखा तुमने? यार सच में बवाल हो जाएगा यार, गोलियां चल जाएगी भाई, बात बात को समझ यार। अगर वो मान भी गई तो भी उसके ताऊ जी, चाचा, पापा, भाई सब बस नाम के पंडित हैं भाई, बाकी हर चीज़ में कट्टर है, मार देंगे तुझे। अगस्त बात समझ यार, वापस आ जा, और भाई चुपचाप शादी कर ले। अगस्त से बोला, वो सब बाद में, बस तू यहाँ का देख लेना, और डरता नहीं हूँ मैं किसी से। अगर प्यार में शहीद भी हो गया तो भी चलेगा, लेकिन आखिरी कोशिश तो करके रहूँगा। बोलते हुए नीचे उतर गया। रजत बोला, यार तुम दोनों क्या बवाल मचाने पर तुले हुए हो यार, वो भी लास्ट मोमेंट पर। कल तक तो टसन दिखा रहा था, और आज अपने तो गया, मुझे फंसाने की क्या ज़रूरत थी यार? कम से कम मुझे भी साथ लेकर चलता। मुझे तो पाइप से उतरने भी नहीं आता, और अभी कोई आ जाएगा तो पक्का बवाल मचना तो 100% कन्फर्म है। तब तक उसका दरवाज़ा नॉक हुआ तो रजत की हालत अंदर से और ख़राब। हिम्मत करके आराम से बोला, कौन है बाहर?
ऋचा बोली, साले कमीने मैं हूँ, अब खोल दरवाज़ा। साले लड़कियों की तरह दरवाज़ा बंद करके पक्का तुम दोनों सूटा मार रहे होगे और अब मुझसे पूछ रहे हो कौन है। रजत जल्दी से दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर करते हुए वापस से दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, चुप कर यार, एक तो पहले से ही मेरी हालत ख़राब है और ऊपर से तू उसमें मिर्ची बम लगा रही है। ऋचा अगल बगल देखते हुए बोली, अपना हीरो किधर है, बाथरूम में है क्या? रजत हंसते हुए बोला, साला वो नहीं सुधर सकता, लास्ट बार गया है सानवी को मनाने, जबकि हम सब जानते हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। ऋचा बोली, वाट? रजत बोला, अब तू ऐसे एक्सप्रेशन मत दे, वैसे ही मेरी फटी हुई है और तू ऐसे एक्सप्रेशन दे रही है। ऋचा अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, यार मतलब इस समय शाम को उसकी शादी है, सारे मेहमान आ चुके हैं और वो सच में ये दोनों मतलब आंटी आ रही थी और मैं उन्हें रोक कर आई हूँ और यहाँ वो गायब है। रजत उसके पास बैठते हुए बोला, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर उसकी तरफ कोक का कैन बढ़ाते हुए बोला, ले कोक पी और फिर उसके आने का इंतज़ार कर। बाकी हम दोनों फंस चुके हैं, वो भी बुरी तरीके से। अब पीछे कुआं और आगे खाई दिख रही है। आज पहली बार मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ सानवी उसे ना मिले और उसकी शादी परिधि से हो जाए, वरना जो बवाल होगा ना उसे कोई संभाल भी नहीं पाएगा। ऋचा बोली, मैं तो फिलहाल के लिए ना दुआ कर सकती हूँ और ना ही बद्दुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं दोनों की सिचुएशन आज समझती हूँ। लेकिन वो बाहर कैसे गया है? रजत बोला, बालकनी के पाइप से। ऋचा बोली, पिट जाएगा, तू अब कुछ भी मत बोल, अगत्य और पाइप से इम्पॉसिबल। रजत बोला, मत मान, मुझे क्या है, बोलते हुए बालकनी में आ गया। ऋचा उसके पास आते हुए बोली, यार अब सच में मुझे भी डर लग रहा है, एक काम करते हैं, चल हम दोनों भी बालकनी से भाग चलते हैं। रजत बोला, मैं तो नहीं जा रहा, तुझे जाना है तो जा, मुझे अपने हाथ सही सलामत चाहिए। ऋचा बोली, तू सच में कमीना का कमीना ही रहेगा। इधर प्रयागराज में आदर्श अंदर आते हुए बोले, शीतल सानू से बात हुई है, आज आ रही है ना? अगर टीम से आ जाती तो मैं एयरपोर्ट लेने चला जाता। दादी बोली, चलो कम से कम इस लड़की ने हाँ तो बोला, मैंने तो सोचा मेरे मरने के बाद ही हाँ बोलेगी, लेकिन नहीं, अब लग रहा है जैसे इसकी शादी देख कर जाना होगा। आदर्श बोले, माँ आप भी ना, और आपने नाश्ता और दवाई लिया है या फिर अभी भी ऐसे ही बैठी हुई हैं? दादी बोली, मैंने ले लिया है, तू बस फ़ोन कर ले एक बार और सब कुछ कंफर्म कर ले। अरविंद का फ़ोन आया था, वो सब लोग भी आने वाले ही होंगे। आदर्श बोले, जी माँ मैं देख लेता हूँ, बोलते हुए अपने रूम में चले गए। शीतल बाहर निकलते हुए बोली, माँ आप चाय लेंगी या फिर भाई साहब के आने के बाद लेंगी? दादी बोली, इतना है तो पिला दे, कब फिर सब आएंगे तो उनके साथ भी पी लूँगी, एक कप चाय से कुछ भी नहीं होने वाला, वैसे भी ठंडी का मौसम है। शीतल जी किचन में गईं, आज सब भाग दौड़ कर रहे थे। श्रेया शगुन को दादी के गोद में देते हुए बोली, दादी आप इसे संभालो, तब तक मैं माँ की हेल्प करवा देती हूँ। श्रेया किचन में आकर शीतल जी की हेल्प करवाते हुए बोली, माँ सानवी से बात हुई है आपकी? वो अभी निकली कि नहीं? वो लोग भी कुछ देर में आने वाले होंगे, आपकी बात तो हो गई है ना उससे? शीतल जी बोली, सुबह बात हुई थी, कुछ परेशान सी लग रही थी, अब आने दो तो बात करती हूँ, आखिर बात क्या है? श्रेया बोली, ठीक है, वैसे लड़का तो पसंद है ना उसे? शीतल जी बोली, हाँ तो बोला है, अब आने दो तो देखती हूँ। श्रेया बोली, ठीक है, मैं चाय दादी को देकर आती हूँ, फिर आपकी हेल्प करवाऊँगी। अगत्य कैसे कैसे अपनी गाड़ी लेकर पीछे के दरवाजे से छुपते छुपाते बाहर निकल गया। अब बस वो किसी भी तरीके से चाहता था कि सानवी कुछ भी करके हाँ बोल दे, उसके बाद वो सबसे लड़ लेगा, जो भी होगा देख लेगा। ये उसके पास आखिरी मौका था जिसे वो किसी भी हाल में जीतना चाहता था। सोचते हुए उसने फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगाई और आधे घंटे में उसके क्वार्टर के बाहर गाड़ी रोक कर जल्दी से अंदर आया। नेहा ने उसे ऐसे अचानक से अंदर आते हुए देखा तो उठते हुए बोली, तुम यहाँ इस समय? अगत्य बोला, वो सब छोड़ो, ये बताओ सानवी सानवी कहाँ है? अपने रूम में है, उसका रूम कौन सा है, मैं मिल लेता हूँ, बोलकर आगे बढ़ा तो नेहा उसे रोकते हुए बोली, कूल डाउन अगत्य, आराम से। अगत्य बोला, नेहा सानवी है कहाँ? नेहा बोली, ठीक है, वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है, घर जाना है उसे आज। अगत्य बाहर निकलते हुए बोला, कब कब निकली है? नेहा बोली, 10 मिनट पहले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो। अगत्य ने उसे हाथ दिखाया तो अब वो चुप हो गई, तो वो अब जल्दी से बाहर निकल गया। अधिराज हाल में परिधि के पापा से बात कर रहे थे। आज किसी भी तरह वो बस चाहते थे कि ये शादी हो जाए, उसके बाद जो करना होगा वो करके संभाल लेंगे, बस ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। अगत्य जितना स्पीड में हो सकता था वो उतना तेज चलाकर किसी भी तरीके से आज सानवी को रोक लेना चाहता था। कुछ भी करके वो आज उसे कन्विंस करना चाहता था। एयरपोर्ट से पहले जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ, लेकिन उसके ब्रेक मारते मारते ही उसकी गाड़ी सामने वाले गाड़ी से टकरा गई और उसने बाहर निकलकर हंगामा करना शुरू कर दिया। अगत्य भी बाहर निकल गया, लेकिन धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी।
सानवी ने सामने इतना हंगामा देखा तो ड्राइवर से बोला। देखने को तो वो बाहर गया जहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। अगत्य उसे भरपाई करने को तैयार था, लेकिन सामने वाला बंदा मान ही नहीं रहा था। इन सब चीज़ों में अब अच्छी खासी ट्रैफिक लग चुकी थी। ड्राइवर ने आकर सानवी को बताया, दो लोग किसी छोटी सी बात पर लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ की गाड़ियां रुक चुकी हैं, जिससे इतना ट्रैफिक लग चुका है। सानवी निकलते हुए बोली, रुक जाओ मैं देखती हूँ, और सबको हटाते हुए आगे आई तो अगत्य की पीठ उसकी तरफ थी, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते हुए ट्रैफिक पुलिस से बोली, दोनों की गाड़ियां सीज करवा कर पुलिस स्टेशन भेज दो, उसके बाद दोनों की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अगत्य से बोला, प्लीज़ भाई यार, मैं जल्दी में था इसलिए हो गई गलती, मान जाओ ना प्लीज़, मुझे कहीं बहना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ एक काम करो, ये मेरा कार्ड रखो और मुझे कॉल कर देना, मैं आकर तुम्हारी सारी भरपाई कर दूंगा, प्लीज़ मान जाओ यार। बोलते हुए उसने जब हाथ जोड़ लिए तब जाकर वो बंदा थोड़ा शांत हुआ। सानवी ने उसकी आवाज़ सुनी तो कुछ देर के लिए रुकी, फिर कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गई। तब अगत्य भी अब जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ घुमा। उसे गाड़ी में बैठते हुए सानवी दिखी, लेकिन वो कुछ बोलता उसके पहले ही वो गाड़ी में वापस से बैठ चुकी थी। दोनों के सुलह से ट्रैफिक भी क्लियर होने लगी, तो फिर अब अगत्य के जान में थोड़ी जान आई, लेकिन फिर भी अभी वो उससे दूर था, इसलिए किसी भी तरह से उसे यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना था, जिससे सानवी को एयरपोर्ट पहुँचने से पहले रोक सके। सानवी का फ़ोन बजा तो वो अपने मम्मी से बात करने में बिजी हो गई। रास्ते पर दोनों की गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ रही थी, लेकिन शायद अगत्य की उससे थोड़ी और तेज़ थी। 10 मिनट में उसने सानवी के गाड़ी को ओवरटेक किया और ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारा तो सानवी के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। सानवी सामने देखते हुए बोली, व्हाट हैपन? ड्राइवर बोला, मैम किसी ने हमारी गाड़ी के सामने गाड़ी रोक दी है। सानवी बोली, देखो क्या प्रॉब्लम है, उसे सबको आज ही सब कुछ करना है। ड्राइवर अभी बाहर जाता तब तक उसका दरवाज़ा नॉक हुआ। सानवी बोली, कौन है यार? बोलते हुए शीशा नीचे किया तो अगत्य को अपने सामने देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए बोली, तुम यहाँ इस वक्त ऐसे बीच रास्ते में? अगत्य बोला, बात करनी है, बाहर निकलो। ड्राइवर अब सानवी को देखने लगा। सानवी बोली, तुम यहाँ क्यों हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी फ़्लाइट है कुछ देर में। अगत्य उसकी खिड़की में हाथ फंसाते हुए बोला, बाहर निकलो, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। सानवी बोली, यार हद होती है किसी चीज़ की। बोलते हुए अब बाहर आकर बोली, बोलो। अगत्य बोला, यहाँ नहीं, मेरी गाड़ी में। सानवी बोली, वाट, मुझे घर जाना है, टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए जो भी बोलना है यहीं बोलो और जल्दी बोलो, और उसके बाद तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपने रास्ते जाने दो। अगत्य गाड़ी में चलो, वरना आराम से यहीं रहो, मुझे यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सानवी ने उसे देखा, जिसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो आज मानने वाला है, तो हार मानते हुए बोली, चलो ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट। अगत्य ने आकर दरवाज़ा खोला तो वो अंदर बैठ गई। अगत्य ने दूसरे साइड से आकर गाड़ी स्टार्ट कर दिया। सानवी बोली, अगत्य ये क्या है, गाड़ी स्टार्ट क्यों किया? जानते हो मेरी फ़्लाइट है आधे घंटे में। अगत्य बिना कुछ बोले गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए बोला, मैं ये शादी नहीं कर सकता। सानवी बोली, तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? जाकर अपने फैमिली से बोलो, क्योंकि अब जो कुछ करना है वही करेंगे, बाकी कोई कुछ भी नहीं। अगत्य ने उसकी तरफ देखा तो सानवी गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए बोली, चाहते क्या हो, सामने देखकर चलाओ। अगत्य बोला, जिसे चाहता हूँ उसे देख रहा हूँ, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सानवी बोली, अगत्य सामने देखो, और ये क्या फालतू का लगा कर रखे हुए हो? अगत्य बोला, तो ठीक है, हो जाने दो एक्सीडेंट। सानवी बोली, अच्छा ठीक है, गाड़ी रोको, हम आराम से बात कर सकते हैं इस बारे में। अगत्य बोला, तुम्हें लगता है हम दोनों के साथ ऐसा हो सकता है? फिर कुछ रुक कर बोला, आराम से बात। सानवी सामने देखते हुए बोली, अगत्य स्पीड कम करो, और कहाँ लेकर जा रहे हो? इतना भी भरोसा नहीं है क्या? सानवी बोली, ठीक है, यही चाहते हो तो ठीक है। फिर सर सीट से लगाते हुए बोली, जहाँ लेकर जाना चाहते हो ले जाओ, पहुँचने के बाद उठा देना, मैं दूसरी फ़्लाइट ले लूँगी। अगत्य अब खींचते हुए खुद से बोला, कहाँ तो वो उससे लड़ाई करना चाहता था, और यहाँ ये लड़की आराम से सो रही है, मतलब इरिटेट करने की भी हद होती है। कुछ देर बाद गाड़ी रोका तो सानवी अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। अगत्य अपने उतर कर उसके तरफ का दरवाज़ा खोला तो सानवी अब बाहर आते हुए बोली, वाह यार, इसको तो मैंने देखा ही नहीं, ये कहाँ था? वैसे तुम्हारी शादी कहीं यहीं से तो नहीं हो रही है? वैसे भीड़ तो नहीं दिख रही है। अच्छा जाने दो, बड़े लोग ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाते हैं ना, मैं समझ सकती हूँ। वैसे मैं एक कॉल करके पापा को बोल देती हूँ, मुझे पहुँचने में लेट होगा, उसके बाद मैं तुम्हारी पार्टी आराम से एंजॉय कर लूँगी। और वैसे भी वो फ़ोन करने के लिए आगे बढ़ी। अगत्य से उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से लगाते हुए बोला, यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है, और जहाँ से हो रही है वहाँ से मैं भाग कर आया हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? सानवी बोली, लेकिन भागे क्यों? अगत्य बोला, तुम नहीं जानती,
सानवी बोली, नहीं, और वहाँ की सिक्योरिटी को हमारा थाना ही देख रहा है। और सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक, क्या बोलेंगे मिस्टर रावत, हमने दूल्हे को ही भगा दिया। मैं सच बोल रही हूँ, आगे हम पुलिस डिपार्टमेंट पर कोई इल्ज़ाम लगे उसके पहले तुम वापस से अपने दूल्हे वाले गेटअप में चले जाओ। अगस्त्य बोला, वाह क्या बात है, मतलब तुम्हें सबकी पड़ी है, बस मेरी छोड़कर, है ना? तो ठीक है, फिर देखते जाओ तुम। सानवी उसे देख रही थी कि अब ये क्या नया करने वाला है। यहाँ का एरिया भी काफ़ी सुनसान लग रहा था। सामने कुछ दूरी पर एक होटल टाइप का कुछ था, बाकी हर तरफ का पूरा एरिया खाली लग रहा था। रास्ते में एक दो गाड़ियाँ चल रही थी, वो भी काफ़ी स्पीड में। अगस्त्य अपने शर्ट के पीछे से पिस्टल निकाल कर सर पर लगाते हुए बोला, जाओ, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा, लेकिन अब दोबारा मैं वहाँ नहीं जाऊंगा और ना ही परिधि से शादी करूंगा। सानवी ने ध्यान से देखा तो ये उसी की पिस्टल थी, लेकिन ये तो उसकी गाड़ी में थी। मतलब बात करते हुए अगस्त्य ने उसे निकाल लिया। सानवी बोली, ठीक है यार, मैं तुम्हें मरने से बिल्कुल भी नहीं रोक रही हूँ, लेकिन ये काम तो तुम अपने पिस्टल से भी कर सकते हो। ये मेरी है, इसका मतलब मैं फंस सकती हूँ। इसलिए एक काम करो, घर जाओ और अपनी पिस्टल लेकर आओ। मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगी, उसके बाद आराम से मरना। अगस्त्य उसे घूरते हुए ट्रिगर दबाने को हुआ, लेकिन सानवी जल्दी से आगे बढ़ते हुए बोली, ओके ओके ठीक है, रुक जाओ, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। क्या चाहते हो? यही ना कि परिधि से तुम्हारी शादी ना हो? तो सिंपल है यार, नहीं हो रही है तो इसमें मरने वाली क्या बात है? अगस्त्य बोला, बच्चा नहीं हूँ मैं, इसलिए फुसलाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो। यहाँ ज़्यादा लोग भी नहीं हैं और मैं एक पुलिस वाले के सामने कबूल कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम बिल्कुल नहीं फंसने वाली हो, और इसके बाद भी तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम मेरे फ़ोन से वीडियो बना सकती हो। सानवी बोली, यार तुम पागल हो गए हो, एक लड़की के लिए तुम खुद की जान कैसे ले सकते हो? और सॉरी, हाँ, आज तुम जब एक छोटी सी चीज़ नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो फिर मेरी राय तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही है, और अब तो मैं और भी क्लियर हूँ। यू कैन नॉट डिजर्व मी। अगस्त्य आंखें बंद करके बोला, पता है, इसीलिए तो जा रहा हूँ छोड़कर तुम्हें। बोलते हुए जैसे ही ट्रिगर दबाया, गोली हवा में चली। सानवी उसके हाथ से पिस्टल छीनते हुए सारी गोलियां हवा में फायर करते हुए बोली, एक बार बोला ना तो समझ में नहीं आता, और मरना है ना तो जाओ मरो, लेकिन प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। और पुलिस के सामने सुसाइड, अभी जेल में डाल दूंगी ना तो आराम से चक्की पीसते रह जाओगे, फिर देखती हूँ कि कौन तुम्हें छुड़ाता है। अगस्त्य उसे देखे जा रहा था। सानवी गाड़ी की तरफ जाते हुए बोली, कुछ देर में तुम्हारी फैमिली आ जाएगी, उनके साथ चले जाना, मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर जा रही हूँ। बोल गाड़ी के पास आकर एक नज़र पीछे देखा। अगस्त्य अब पैदल ही आगे बढ़ रहा था। सानवी अब अपना हाथ मारते हुए बोली, यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हमारी फैमिली कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, गोलियां चल जाएंगी, उसमें कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी ये मुझे भी नहीं पता है, वो भी मेरे बस एक हाथ से। लेकिन नहीं, तुम्हें तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बस अपनी जिद लेकर बैठे हो। फिर सामने देखा तो अगस्त्य बिना कुछ देखे आगे बढ़ रहा था। सामने से आती गाड़ी दूर से ही उसे हॉर्न मार रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए वो जैसे उसकी आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता था। सानवी बोली, शिट यार, आज सच में ये बंदा ज़रूर कोई बड़ा कांड करेगा। बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन गाड़ी उसके नज़दीक आ चुकी थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर अगस्त्य को अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन खुद का बैलेंस बिगड़ा और वो गाड़ी के सामने पहुंच गई। अगस्त्य ने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक गाड़ी सानवी को ठोक कर कुछ दूर पर रुक चुकी थी। अगस्त्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। क्या ये सब सच है? जब सानवी के सर से ब्लड बाहर आया तब जाकर उसे होश आया। वो जल्दी से उसे उठाते हुए बोला, ये क्या किया तुमने? तुम्हें मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी? जब जा रही थी तो चली जाती ना। सानवी ने उसे देखते हुए अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया, जिस पर 1 मिनट में न जाने कितने आंसू गिर चुके थे। वो हंसते हुए बोली, मैं इसके काबिल नहीं हूँ यार, प्लीज़ मत वेस्ट करो मेरे लिए, और परेशान मत हो, ज़्यादा चोट नहीं लगी है। अगस्त्य जल्दी से अपनी जेब से रुमाल लेकर उसके सर के पीछे लगाया, लेकिन ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिस गाड़ी से उसे लगी थी उसमें बैठा लड़का जल्दी से बाहर निकल कर आया और अगस्त्य को देखते हुए बोला, सॉरी सर, वो अचानक से मुझे कुछ समझ नहीं आया, ब्रेक भी मारा, लेकिन पता नहीं ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। आप इन्हें प्लीज़ मेरे गाड़ी में लाइए, हम हॉस्पिटल चलते हैं, लेट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी प्लीज़। अगस्त्य बोला और उसे उठाकर जल्दी से उसकी गाड़ी में लेकर पीछे बैठते हुए बोला, यार क्यों इतना परेशान कर रही हो? सांसें अटकी हुई हैं। लेकिन नहीं, मतलब हद होती है जिद की, मान जाओ ना प्लीज़, मर जाऊंगा यार तुम्हारे बिना, तुम समझती क्यों नहीं? गाड़ी वाले ने जल्दी से अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। अगस्त्य उससे रावत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चलने को बोला तो उसने हाँ बोलकर गाड़ी उसी रास्ते पर घुमा लिया। सानवी अभी भी उसे देखे जा रही थी। अगस्त्य बोला, क्या है ये सब? देखने को बोलता हूँ तब तो भाव खाती हो।
और अब मुझे गिल्टी फील करवा रही हो कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सानवी बोली, सच में यार इतना प्यार कब हो गया? मतलब सब कुछ छोड़कर यहाँ मेरे लिए तुम आंसू बहा रहे हो। अगत्य बोला, दर्द नहीं हो रहा है, जानती हो ना, ब्लड नहीं रुक रहा है, फिर भी इतना बोलना ज़रूरी है? सानवी बोली, दर्द? उससे तो बचपन से ही गहरा रिश्ता है मेरा, बस अब ज़्यादा समझ नहीं आता। अगत्य बोला, चुप करो। सानवी बोली, सच में यार आज कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो। वैसे तुम्हें सच में मंडप छोड़कर नहीं भागना चाहिए था। मैं तो इसलिए नहीं गई कि तुम मेरी वजह से कहीं मंडप ना छोड़ दो, लेकिन तुम तो पहले ही भाग गए। मतलब आज तक लड़कियां भागती थी, लेकिन आज पहली बार कोई लड़के को भागते हुए देख रही हूँ। अगत्य ने उसे घूर कर देखा तो वो ज़बरदस्ती आंखें खोलते हुए बोली, सच में यार? अगत्य बोला, जो चाहता हूँ वो मत बोलना, बाकी कुछ भी बकवास कर लेना, अपनी हालत नहीं दिख रही है तुम्हें। सानवी बोली, मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ ट्राई मत करो, लेकिन तुम ही नहीं माने, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी लाइफ कभी किसी के लिए नहीं रुकती, आज नहीं तो कल फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अगत्य अब कुछ नहीं बोला। उसका शर्ट ब्लड से रंगा जा चुका था, तो ड्राइव करते हुए लड़के को डांटते हुए बोला, जल्दी नहीं चल सकते हो? अभी कितना टाइम लगेगा तुम्हें पहुँचने में? वो पीछे देखते हुए बोला, बस 2 मिनट और सर, बस पहुँच गए हैं, आप बस 2 मिनट वेट कीजिए। सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, यार उसे क्यों डांट रहे हो? देखो अगर मुझे। अगत्य बोला, चुप, एकदम चुप करो वरना। सानवी बोली, मतलब तुम एक पुलिस वाले को धमकी दे रहे हो? जानते हो ना इसका क्या हो सकता है? अगत्य बोला, अब अगर चुप नहीं हुई ना तो तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं वो कर जाऊंगा, इसलिए चुप हो जाओ। गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकी तो वो जल्दी से उसे लेकर बाहर निकला। उसे ऐसे देखकर सारे डॉक्टर और पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ उसी के तरफ दौड़ पड़े। अब सानवी ने भी थक कर आंखें बंद कर लिया तो कुछ बूंद आंसू आज उसकी आंखों के कोने से बाहर निकल गए। अगत्य से अंदर बढ़ते हुए बोला, ऑपरेशन थिएटर जल्दी से तैयार करो, 2 मिनट में, बाहर से कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। सब जल्दी से इधर से उधर भागने लगे। अगत्य से अब सीधे अंदर चला गया। 2 मिनट बाद नर्स ने सानवी को इंजेक्शन दिया तो वो अब बेहोश हो गई। बाहर खड़े लड़के को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों कौन हैं जिसके यहाँ के लोग इतनी बात मान रहे हैं। दोनों को बात करते हुए उसने सुना तो कुछ कुछ अंदाजा तो था, लेकिन फिर एक नर्स को रोकते हुए बोला, वो दोनों जो अभी अभी अंदर गए हैं वो कौन हैं? नर्स बोली, वो इस हॉस्पिटल के ऑनर हैं, डॉक्टर अगत्य रावत। और वो तब तक किसी ने उसे आवाज़ दिया तो वो अंदर चली गई। अगत्य अंदर ऑपरेशन थिएटर में कुछ भी करके बस ब्लड रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज पहली बार उसके हाथ पैर कांप रहे थे। अंदर से वो खुद को जितना मजबूत कर रहा था उतने ही आज उसका दिल रो रहा था। इससे अच्छा तो वो परिधि से शादी ही कर लेता। क्यों गया वो? ना वो जाता और ना ये सब कुछ होता। दूसरे डॉक्टर उसका हाथ पकड़कर हिलाते हुए बोले, डॉक्टर अगत्य जल्दी कीजिए वरना पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। पीछे की नस आई थिंक थोड़ी डैमेज हो चुकी है, हमें डॉक्टर रजत को बुला लेना चाहिए। अगत्य बोला, उतना वक्त नहीं है मेरे पास, मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। बोल आंखें बंद करके एक गहरी सांस लिया और महादेव को याद करके ऑपरेशन में लग गया। यहाँ आदर्श जी और बाकी सब लोग परेशान थे। सानवी का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। क्वार्टर पर फ़ोन किया तो पता चला वो घर से निकल चुकी है। तो बीच में गई तो गई कहाँ, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इधर अगत्य के गायब होने की बात से पूरे होटल में खलबली मच चुकी थी। परिधि के पापा गुस्से से आग उबल रहे थे, लेकिन अगत्य का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। मुहूर्त का टाइम निकल रहा था। अधिराज ने उसे ढूंढने के लिए पहले ही कितने लोगों को भेज दिया था। सब लोग अगत्य के रूम में थे कि रजत का फ़ोन बजा। अधिराज बोले, फ़ोन स्पीकर पर करो, मुझे जानना है कौन है। रजत फ़ोन स्पीकर पर करते हुए बोला, हेलो। उधर से आवाज़ आई, डॉक्टर रजत आप जल्दी से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए, दिस इज़ इमरजेंसी। रजत बोला, लेकिन बात क्या है? और अगत्य वो वहाँ पर है क्या? उधर से दूसरे डॉक्टर बोले, जी डॉक्टर, अगत्य अंदर ऑपरेशन थिएटर में है, आप भी प्लीज़ आ जाइए, बोलकर फ़ोन रख दिया। अधिराज गुस्से में उठते हुए बोला, आज भी इस लड़के को हॉस्पिटल देखना है, इससे अच्छा तो मैं कभी हॉस्पिटल बनवाता ही नहीं। रजत ऋचा को लेकर अब बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। बाकी सब लोग अब थोड़ा शांत हो गए क्योंकि सबको पता चल चुका था कि अगत्य हॉस्पिटल में है। अनुभव बोला, मॉम डैड मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ, आप सब परेशान मत होइए, बोलकर निकल गया। रजत हॉस्पिटल पहुंचा तो पता चला अगस्त्य और बाकी पूरी टीम सानवी का ऑपरेशन कर रही है। तो वो ऋचा को देखने लगा, ये आखिर हो क्या रहा है? ऋचा बोली, लेकिन उसे हुआ क्या है? मतलब नर्स ने अब तक जो देखा था उन सबको वो सब कुछ बता दिया। रजत बोला, हमें उसकी फैमिली को बताना पड़ेगा। ऋचा बोली, कॉल करो उनको। रजत ने आदर्श जी को फ़ोन किया तो वो दूसरे ही रिंग में फ़ोन उठाते हुए बोले, हाँ बेटा बोलो, कैसे याद किया?
रजत बोला, अंकल वो आप इस समय लखनऊ आ सकते हैं, मैं आपको एयरपोर्ट से रिसीव कर लूँगा। आदर्श जी बोले, क्यों? और वैसे भी अभी तो सानवी आ रही है, उसके साथ कभी आ जाऊँगा तो तुमसे भी मिल लूँगा। रजत ऋचा को देखते हुए बोला, अंकल वो सानवी का एक्सीडेंट हो गया है, वो ऑपरेशन थिएटर में है। आदर्श जी अब सबकी तरफ देख कर उठते हुए बोले, मजाक कर रहे हो ना, जानते हो ना? रजत बोला, अंकल मैं जानता हूँ सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। आप रावत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आ जाइए प्लीज़, इसके आगे मैं आपसे कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा। बोलकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन कट चुका था, लेकिन आदर्श अभी भी फ़ोन को घूर रहे थे। अब सब लोग आदर्श जी को देखने लगे। अरविंद ताऊ जी बोले, क्या हुआ, सानवी कहाँ है? बताया उसने कुछ? कब तक आ रही है? आदर्श जी सबको देखते हुए हाथ जोड़कर बोले, मैं फ़िलहाल के लिए ये सब बातें यहीं पर रोक रहा हूँ। शीतल तैयार हो जाइए, हमें लखनऊ जाना है। अरविंद ताऊ जी उठते हुए बोले, बात क्या है आदर्श? आदर्श बोले, भाई साहब मेरी बेटी को इस समय मेरी ज़रूरत है। अब वहाँ जाकर ही मैं कुछ बोलते बोलते उनका गला भर आया। अरविंद ताऊ जी उन्हें साइड लेकर जाते हुए बोले, क्या हुआ है, सानवी ठीक तो है ना? आदर्श जी बोले, रजत का फ़ोन आया था, वो सानू का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना है, बस इसके आगे मुझे भी नहीं पता। अरविंद ताऊ जी बोले, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, बहू को लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वहाँ के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, पहले वहाँ का हाल जानते हैं, फिर बुला लेना सबको। आदर्श बोले, लेकिन अरविंद ताऊ जी उनके कंधे पर हाथ रख के तो अब वो चुप हो गए, तो वो हाल में चले गए। लखनऊ देखते ही देखते हॉस्पिटल के बाहर पुलिस की अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। सारे एरिया को पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। आम पब्लिक भीड़ नहीं कर सकती, इमरजेंसी वाले लोग ही आएंगे। पुलिस सबसे पूछ रही थी, आखिर ये सब हुआ कैसे, किसी ने कुछ देखा? लेकिन किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो क्या बताते। 4 घंटे ऑपरेशन के बाद अगस्त से बाहर निकला। उसकी हालत देखकर इस समय कोई भी डर जाए। आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, पूरा शर्ट ब्लड से भीगा हुआ था। सब ने उसे ऐसे बाहर निकलते देखा तो साइड हो गए, क्योंकि कितना भी बड़े से बड़ा ऑपरेशन क्यों ना होता, उसकी हालत इतनी खराब तो कभी भी नहीं होती। वो बिना किसी को देख सीधे अपने केबिन में चला गया और अंदर बाथरूम में जाकर शावर के नीचे बैठ गया। अधिराज को जब पता चलेगा कि अगस्त ने सानवी के लिए इस शादी को छोड़ा है, तो उनका गुस्सा क्या कहर लाएगा। अधिराज रावत और शर्मा फैमिली के बीच कौन सी ऐसी दुश्मनी है जो अगस्त और सानवी के सामने आएगी? क्या अगस्त हमेशा हमेशा के लिए सानवी की ज़िंदगी से चला जाएगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।